युवा कहानीकार टेक चंद के उपन्यास दाई पर एक कार्यक्रम जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। तो आइए सुनते हैं। मेरी कल्पना ये थी कि मेरी अपनी ही दादी यही काम करते दाई, और इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए ज्यादा बहुत भावुक वाला बहुत सारी चीजें इसमें छुड़ी है, वो इन्होंने इशारा कर दिया, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगी। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल एकदम अगर अंत की चर्चा करूं मैं, जैसे रेशम हुआ कि अपने ही लड़के के द्वारा जो शराब नशेड़ी होकर उसको धक्का मार देगा तो मर जाती है, ये सिर्फ इस उपन्यास में नहीं है। हरियाणा से मैं आती हूँ, हरियाणा की जीवन बहुत अच्छी तरह नजदीक से 25-26 साल का सफर मेरा हरियाणा में ही बीता। स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म तो अभी आई है, उससे पहले तो थी नहीं, सलवार कौन से कलर की पहनी है तो नहीं कौन से आ रही तैयार हो, और शायद कहीं ना कहीं कुछ छुपाने के लिए होता है। हमें अच्छा लगता है नकली बनना, किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता होता कि मेरा जो असली रूप है वो सारे देखें, क्यों चाहेंगे वो दया दिया दिखाई जाए। ये प्रोफेशनल टाइप संबंध है। इसके अलावा कोई एक मनुष्य वाला जो संबंध होना चाहिए ना, माँ का बेटे के साथ भी मनुष्य वाला संबंध हो ही सकता है ना। कोई जरूरी नहीं हर वक्त कोई इमोशनल रहे, कोई जरूरी नहीं हर वक्त वो सारे के सारे निर्णय अपने मोहब्बत के आधार पर ले, या सारे के सारे निर्णय को भावनात्मक आधार पर। मुझे यहाँ अच्छा लगता अगर रेशम दुआ का जिस तरीके से टेक्स्ट सकते हैं, इसमें चरित्र को हटा मर्द वाली बात मेरा जीने करेगी। अगर इसको थोड़ा सा और आगे जाके, हालांकि हर एक उपन्यास की हर एक रचना की अपनी सीमा होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उपन्यास है वो लेखक इन सारे पहलुओं को एक ही उसमें ढले, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, छूट जाता है कुछ ना कुछ। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरे इसमें एक छोटी सी बस ये था कि इतना बड़ा हमने इसको गढ़ने की कोशिश की, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि वो महिला जो अपने पूरे सामाजिक संबंधों को जिस तरीके से घड़ती है, अपने अनुसार जीवन को जीती है, और मर्द वाली जो एक भावना, मर्द का मुझे लगता है कि मर्द वाली की तरफ जा रहा है, मतलब इंसान की तरह जीना, बजाय उसको पुरुष नहीं, पुरुष क्यों कहे, महिला ही कार्य है। महिला का अपना एक जो महिला को होता है, या फिर एक जो अंदर से स्त्रीत्व होता है, वो भी अपने आप से कम नहीं होता है। हमारे पास मर्द ही क्यों माने, वो सारा जो भीतर है उसमें लास्ट में उसने जिस तरीके को चाहती, तो जब वो सिर फोड़ सकती है पंचायत में, वो अपने बेटे का भी सिर फोड़ सकती है। यहाँ जो कमजोरी है उसकी एक तरह से उस रेशम बुआ की, जिस तरीके से उसने सारी चीजों को आरोप रंग लगाने के नाम पर दलित मदद महिलाओं को, लड़कियों को किया। और जिस कम्युनिटी की बात जी करते हैं इस उपन्यास में, वो तो एकदम साक्षात उदाहरण है। यही वजह है कि मुझे बहुत भाव कौन पड़ा बहुत बार, क्योंकि मेरी अपनी दादी भी यही काम करती थी, और मतलब बिल्कुल सारे काम को करने के बावजूद वो जो बच्चा जो पैदा होता था, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता था तो दाई अपने प्रेम के कारण जरा सा भी उसको ये कह दे, छूले या कह भी देगा कि ये मैंने मेरे हाथों से तुम्हारा जमने जाती है, वही नौकर कास्ट की ये दोनों जुटने जाते हैं, घास काटने जाती है तो वही पीके दोनों में जाती है, जल्दी सीजन आता है गेहूं का सीजन, साड़ी सामने काटनी हो या कुछ भी कोई भी ऐसा खेतों से संबंधित, अपने बच्चों को इवन पेट पालने से संबंधित, और सबसे बड़ी बात उनके घरों में काम करने से संबंधित उनका। आज भी बहुत सारे हरियाणा के गाँव में आज भी सुखंडा है उसी तरीके से आज भी हमारी महिलाएं सिर्फ लोगों को उठाने का काम करती है, तो रोजगार भी और शहरिया में एक लेडी का कंकाल पाए, और उसकी एक साल पहले मैं ये मीडिया के आधार पर बता एक साल बाद उसका बेटा जब घर आता है तो उसका कंकाल नहीं, जबकि जो उसने एक साल पहले कहा अपना है तो चुनाव करने वाले भी वैसे ही होते हैं। पहले जो हमारा चेहरा तो वही 2000 के आसपास सवाल पूछा गया कि आपके दर्पण में हमारा क्या है, तो अगर आपके लिखा पहले लिखा होता और आपके जैसे कई लोगों ने लिखा होता तो शायद उस तरह से अलग स्वर नहीं बनता, मतलब तीसरी बार तो बना कैटेगरी के रूप में आंदोलन करते। तो इस उपन्यास को हम कैसे पढ़ते हैं, एक ऐसे तक ने लिखा है जो दाई
जो उसने देश एक समस्या ये है, मैं इसको और मेरे लिए फिर पोटेंशियल पहचाना और काम करना शुरू किया। और आज अधिकांश लोग समरसता वाले मंच पर, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आरएसएस का जिस तरह से मतलब होता है, शिकंजा बढ़ता है, दिखता नहीं, इतना अदृश्य पंजा होता है। वो गुजरात के का एक बहुत बड़ा मतलब पक्ष है, लेकिन उसका बहुत मजबूत पक्ष है। और वहाँ अम्बेडकर बाती है और के बाती है और मतलब आंदोलन बहुत मजबूत चला है। उन लोगों ने कहा, वो शुरू में ही 97-98 के आसपास से चर्चा हुई, आत्मकथा नहीं लिखी। आत्मकथाएं सबसे कम लिखी गई गुजराती में, सबसे कम ही, और सबसे अधिक उपन्यास। आत्मकथा नहीं लिखेंगे, अगर हमको सच लिखना होगा तो उपन्यास। आत्मकथा में तो हम आधे से ज्यादा चीजें संसद कर देते हैं। ये बेटी के बारे में है, ये पतों के बारे में है, ये दादा के बारे में है, कैसे लिख सकते हैं? तो फिर आप उतने सेलेक्टिव होते हैं। अगर आप सचमुच ईमानदार रचनाकार हैं तो आपको उस सेंसरशिप के दर्द से गुजरने से बचते हैं और फिर आपको उपन्यास की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे बढ़कर के एक बात की, शुरू के दिनों में जोसेफ मैकमॉहन के हाथ में एक तरह से उसका नेतृत्व था, और दूसरे वहाँ नीरो पटेल हैं, दो बड़े नाम। आजकल तो मैकमॉहन साहब हैं नहीं, अमलियात उन्होंने वो उपन्यास का शिल्प है, बात तो पूरी कथा वाली है। इन लोगों ने कहा कि हम तो एक्स अनटचेबल्स हैं, हम बैंक में मैनेजर हैं, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हम IAS अधिकारी हैं, हम PCS अधिकारी हैं, जो गुजरात के दलित साहित्यकार वैयक्तिक रूप से उनको मैं जानता हूँ। तो उनका कहना था कि हम तो उस तरह में दलित नहीं, लेकिन जो दलित हैं उनकी कहानी कौन लिखेगा? तो वहां पर एक विधा आई प्रोफाइल राइटिंग कि जिसको आप जानते हैं ठीक से, जो दलित आपके घर का है, मोहल्ले का है, गांव का है, उसका प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल लिखना शुरू किया कि वो अपनी कथा नहीं लिख सकता, उसमें तो कभी कलम नहीं है, तो कभी स्कूल की कलम नहीं है, तो उसकी कहानी कौन कहेगा? उसका तो जीवन यूं ही चला जाएगा, तो अपनी कहानी बाद में भी कह लेंगे, दूसरी कहानी तो नहीं कही जा सकती। तो ऐसी प्रोफाइलिंग, ये ऐतिहासिक वहां पर। तो ये जो काम है आपका, मैं उसके साथ जो करके देखता हूँ, ये काम जो हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी में जिसकी तरफ मंगली गणेश ने इशारा किया, कन्नड़ के बड़े नामचीन कवि और कथाकार हैं, कि ये जो दलित अनुभव है ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता। और कहा कि हमारे कन्नड़ में तो उसको इंडिविजुअल एडवांसमेंट के लिए इंकरेज कराया जा रहा है। आत्मकथा जो है वो आत्मकथा है नहीं, समुदाय कथा है। उत्पीड़न का अनुभव आपका अनुभव थोड़ा है, आपने थोड़ा अर्जित किया है, आप उस समुदाय में हैं इसलिए आपको अनुभव मिला है, इसलिए वो पूंजी की आपकी नहीं है। और जो आपकी पूंजी नहीं है उसको बरतने में आपको बहुत संवेदनशील होना चाहिए, बहुत किफायत करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जागरूक होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार या कुछ से भी जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो आपका निजी मामला नहीं। वो अनुभव जो है, स्वयं का अनुभव आप इतने मतलब 2000 साल के अनुभव को बरत रहे हैं और पर्सनल गेन के लिए कौन का चाहिए, ये इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही। और वो किताब नहीं बोल देती है कि ये लिखी किसके लिए गई है, कि फलाना पुरस्कार है तो फलानी चीज है, उसको मतलब ये किताब उसको हासिल कर लेगी। तो कहा ये तो भाई समुदाय के साथ नाइंसाफी, समुदाय के साथ होता है ये चीज। इस उपन्यास की जो खासियत मुझे लगी वो ये है कि विमर्श के भीतर उपन्यास है, विमर्श के दबावों से मुक्त। मैंने दलित उपन्यासों पर काम किया और ऐसे कई उपन्यास पाए जिसकी मतलब वो जिसको विमर्श लिखवा रहा है। अचानक याद आता है कि अम्बेडकर साहब ने ऐसा कहा है, कोई प्रसंग नहीं होता, कैसे वहां कर दिया
क्योंकि लोगन कभी थी कि वो फेल कर जानो है कि आपको सोफिया के बारे में लिखना है तो यहाँ पर भी कर देंगे, उसके बाद वो सब चीजें तय है, तयशुदा माल है, ढांचा बना हुआ है, उसमें वो चीजें डाल दीजिए, फिर साइड बन जाएगा। तो ये एक चीज उपन्यासों में, कहानी में भी दिखाई पड़ी कि लक्षण तैयार हैं और उन लक्षणों का निवेश कर दीजिए, वो बना। प्रेक्षण के यहाँ उनका वस्तु के स्तर पर मुख्य पूंजी उनका जीवन ज्ञान, बहुत सारी चीजें को जान। और आप जब उनको पढ़ के निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपके जीवनानुभव में कुछ कमी थी जिसको आपने उनकी रचना से पूरा किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार मैंने मुहावरा चुराया और बस मुहावरा नहीं, हम तो कुछ समय पहले मैंने ये मुहावरा कहीं सुना कि भाई देश प्रेम वो चीज नहीं होगी, देश प्रेम होगी है एक चीज, और वो देश प्रेम इसलिए होता है कि जहां आपकी नाल गड़ी हुई वो जगह आपको पसंद हो। नाल गड़ा होना क्या होता है मैं नहीं, मेरे लिए ये मुहावरा सिर्फ शाब्दिक मुहावरा है। मैं ये समझता था नाल गड़े होने का मतलब है कि जिस जगह से आप जुड़े हो। इस उपन्यास में मुझे नाल गड़े होने का मतलब समझ आया। अब अगर और किसी चीज के लिए नहीं तो इतनी जानकारी के लिए मुझे इनका बहुत आभारी होना चाहिए। और ये तो एक बात, ऐसी कई बातें हैं। जच्चा बच्चा की पसंद की कितनी ही बातें हैं तो मैंने इस उपन्यास से मतलब इस लंबी कहानी में। तो प्रेक्षण की यह पूंजी है और वो अपनी इस पूंजी को पहचानते हैं, उनको इसमें कोई संदेह नहीं है, कहते ये कोशिश नहीं करते कि विचारशीलता की पूंजी लेकर कथा अच्छी उनकी ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं है। क्योंकि आज के समय में वो फैशन में लगे, जिनके पास सचमुच जीवन अनुभव और जीवन ज्ञान की पूंजी है वो भी ये कोशिश करते हैं कि विचारशीलता वाले फैशन के साथ कहानी आए, मतलब ज्यादा स्वीकार्य होगी आज की बारी। हो सकता है तब छापते उसको पहले छापते है ना, नहीं तो फिर हम हंस का प्रकाश में बैठे हैं जो ज्यादा पॉपुलर मैगजीन से और जो ज्यादा बड़ा खतरा नहीं लेते हैं कहानियों को छापते। तो एक जब इस बात को जानते हैं क्योंकि पूंजी है। अब ये जो लोगों तरह की कहानियां हैं जैसे जो विचारशीलता की पूंजी पर चलने वाली कहानी है उसकी दो तीन तरह की किस्तें मैं बता सकता है। एक तो ये कि रचनाकार विचार को बिल्कुल सीधे रखना शुरू होगा। लोग की यहाँ समस्या है, आप लोगों की कहानियां पढ़े तो आपको लगेगा कि वो विचार से कहानियां लिख रहे हैं और वो विचार उनके यहाँ किसी भी तरीके से आएंगे, वो डायरेक्टर के हस्ताक्षर के रूप में आए या पात्रों की बातचीत के रूप में आए, लेकिन वो विचार के रूप में ही आएंगे। एक दूसरा खतरा उसमें ये हो सकता है विचारशीलता वाली कहानी का कि रचना का इतना बांध देखने लग कि आपके पास कहानी की ओपन एंडेडनेस की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जिसको पढ़ते हुए पाठक अपनी ओर से कोई विमर्श तैयार न कर पाए, कोई अपना अर्थ न निकाल पाए, पाठक के ऊपर उसकी आजादी छीन लो, सारा कुछ इसको पहले कह दो, नहीं पढ़े तरीके से कहानी पर सब कुछ कह देंगे। योगेंद्र राहुल के बारे में मुझे शिकायत है, कई बार सब ऐसा होता है, हालांकि उसमें वो दूसरे तरीके से उसका निदान होता है। जो जीवन ज्ञान की पूंजी से रचने वाला कहानी बात होता है उसकी फिसलन अलग नहीं हो सकती। वो फिसलन हो सकती है कि वो समाज शास्त्रीय डिटेलिंग की ओर चले, जो कि टेंशन के यहाँ पहले हुआ। एक बार हम लोग मीडिया भवन में एक कहानी के बारे में बातचीत कर रहे थे और मैं उस दिन इनमें खूब गुस्सा आया कि क्या अद्भुत कहानी चल रही थी और आधे के बाद पहले पेज पढ़ने को लगा कि अब तो मैं समाजशास्त्र पढ़ रहा और आंध्र व्यक्ति की मेरे सामने थे और आधे के बाद उन्होंने कहानी को कोट करने दिया जिसमें वो समाजशास्त्र के डिटेलिंग कहानी पढ़ा रहे थे। होता है टीचर बन गए, पता है कि कहानी में क्या तमाशा जाता है, कोई डालने लगता है, शिक्षक ना होकर तो ये शायद करते हैं। तो ये खतरा होता है। लेकिन इस बार इस लंबी कहानी को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस खतरे के प्रति टेंशन बहुत से मैं मानता हूं कि कुछ हद तक जो रेपुटेशन वाली चीज भी है, लेकिन मुझे पाठक के रूप में पढ़ते हुए सचमुच ये रेपुटेशन महसूस नहीं। जब तक मुझे वो तल्लीन कर रहा है कि वो दुबराव तो फिर आलोचना का एक विषय बना होगी, वो मुझे वो तल्लीन कर रहा है। ये बात सही है कि वो घोड़ा वाला
दो अलग अलग जगहों पर आया है। और दूसरी बात यहाँ आया है, वहां मुझे ऐसा भी लगा कि डायरेक्टर ये भूल गया है कि इसको इंट्रोड्यूस को कर चुका है और उसको सिर्फ किस्सा बताना है या उसने को बताना है। ये होती क्या चीज है, इसका इंट्रोडक्शन पहले आ चुका है, ये नैरेटर वहां भूल गया। बावजूद इसमें मुझे वो मैं उसको पढ़ते हुए एंजॉय कर सकता हूँ और मैं उस स्पिरिचुअल के साथ जी सकता हूँ, उसको कुछ करने की जरूरत पड़ती है, ये मुझे लगा। तो आपको सामने कि आप मॉडर्न टेलीपैथी से बिल्कुल विरक्त होना और ये बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे हमारा जो देसी ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेशम हुआ हमारे उस देसी ज्ञान को प्रस्तुत करने वाली अथॉरिटी की तरह हमारे साथ। ये टेंशन में हम बिल्कुल नहीं। टेंशन जब बताते हैं कथा तो एक बार तो शुरू में संदेह होता है कि संभवतः वो इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के सामने हमारे उस देसी ज्ञान का विधान शुरू कर देना, लेकिन तुरंत आपका ये संदेह दूर हो जाता है जब आप रेशम को ये कहते हुए सुनते हैं कि ज्यादा घी मत खिलाओ, है ना, चर्चा का वेट बढ़ जाएगा और ये तरीके हैं जब उसकी दिक्कतें सामने आए तो उससे जूझ लेगा। वो सारी चीजें जो उन्होंने ट्रेनिंग से हासिल की है वो रेशम को बताती है। तो मुझे ये लगा कि बहुत सजग रूप से एक कथा का आज के समय में एक तो आधुनिकता का लक्षण है कि आप डॉक्टर के पीछे जुड़ जाए और आधुनिकता के साथ जो चीजें आई हैं उनसे एक आलोचना का विषय बना है। बहुत सजग रूप में ये कहानीकार आधुनिकता की उन चीजों के साथ कोई आलोचना का रिश्ता बनाने के लिए उस तरह से तैयार नहीं जो हमारे यहाँ इन दिनों प्रोफाइलिंग वाली बात आपसे वो बहुत बढ़िया। जब मैंने शुरू में इसे पढ़ा तो मेरे लिए ये एक मनसूबा सवाल था जिसे कैसे देखा जाए। ये दलित लेखक दिल सिंह की कहानी को कह रहा है, लेकिन उसको पिछले लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। तो ये प्रोफाइलिंग वाली बात मुझे बहुत जरूरी है, लेकिन मैं उसके साथ एक और चीज देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बचने में उसको एराइज कर सकते हैं तो उनके पास दलित है कि ज्ञान है कितना पड़ता है। ये संभवतः की पहली बार है कि आप दलित समुदाय के कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के संदर्भ में है। क्या दलित को देखने का एक ही संदर्भ हो सकता है? क्या उसका जीवन यही तक है कि एक एंटागोनिस्टिक रिलेशन समाज में सवर्ण समुदाय के साथ बना हुआ है, पीड़ा और शोषण पर शिकार है। अब मुझे लगता है कि ये दलित कथा की दिशा में एक नई पीढ़ी है जो ये असर्ट कर रही है कि सिर्फ वो नहीं देखना, सिर्फ उत्पीड़न शोषण जो चित्रित होता है और जिसके लिए हमें एक संदर्भ के रूप में सवर्ण समाज को सामने रखना पड़ता है, सिर्फ वही नहीं। हमारा सही रिप्रेजेंटेशन वो है जिसमें इस संदर्भ से परे भी हमारे जीवन के चित्र आते हैं। तो आप देखिए कि इस पूरी लंबी कहानी सवर्ण समाज के संदर्भ से देख लेना है और वो है वो एडवोकेट है क्योंकि वो मुझे एक अलग तरह की गवाही देती है समाज के। रेशम हुआ जिस गांव में ब्याह कर गई हुई है वहां दलित और सवर्ण समुदाय के बीच में लड़ाई होती है और जिसमें रेशम को बहुत साहसी भूमिका निभाती है और जब वो अपने रह के आती है तो यहाँ किस्सा होता है। तो किस्सा ये था कि जब गांव में जमीनें बिकने लगी सरकारी अधिग्रहण के तहत और बहुत पैसा आने लगा, तो ये जो जमींदार और कमेरे का रिश्ता था, यानी सवर्ण जिनके पास जमीनें थी और दलित जो उनकी जमीन पर काम करने वाले जो कामगार उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बना। तो जमीनें खत्म हो गई, अब ये जमींदार प्रधान जी बन गए, महत्वपूर्ण लोग बन गए, वो खेती किसान नहीं लगे और जो कमेरे थे वो उनकी निगाह में अछूत और नीचे जाति के लोग बन गए। और इसके बाद एक संघर्ष होता है गांव की जगह पर बैठे हुए किसी दलित घंटी को छेड़ते हैं और वहां से वो लड़ाई आगे बढ़ गई।
तो कुछ ऐसी छवि बनती है मेरे सामने इससे कि जैसे इस अधिग्रहण से पहले का जो समाज था उसमें वो रिश्ते भी इतने तनावपूर्ण नहीं थे। सवेरे अब अछूत बन गए। जब मैं हिस्सा पढ़कर तो सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे ये दोनों शब्द कम तो बहुत साफ साफ ध्यान देते हैं। अब अछूत बन गए तो लगता है कि ये जाति प्रथा आधुनिकता के इस अधिग्रहण जैसे नए प्रकरण के आने के बाद किसी और तरीके से मजबूत हुई, जो कि इस कहानी में पहले नहीं दिखलाई पड़ता, बाद में भी नहीं दिखलाई पड़ता, बाद में दूसरे संदर्भ में, लेकिन वो संघर्ष का संदर्भ इसी एक प्रसंग में है। मेरे पास इसका एक ही समाधान है, वो ये कि जिनको कहानी उपन्यास कहते हैं उन्हें अगर उन्होंने समय की तलाश करे तो ये समय की बहुत अलग अलग तरह की दवाएं। आप जानते हैं कि कोई मसला अदालत में हो तो दवाई देने वाले जो आते हैं उनके बहुत अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, और वो जो अलग अलग वर्जन है वो तो मान लीजिए एक घटना के बारे में होते हैं, वो जो रसमान टेक्निक भी हो सकती है कि एक ही घटना को तीन लोग तीन कर सकता है। ये इसलिए हमारा समय कोई अपने आप में यूनिट नहीं है, एक बहुत बड़े काल देश में फैला हुआ काल, एक बड़े दिख में फैला हुआ काल। इसलिए इस दिख के भीतर इस काल की अलग अलग छवियां अलग अलग जगह पर हो सकती है, और संभवतः जहां से पेशेंट आते हैं वहां उनके लिए हो सकता है यही उनका सत्य हो कि जो दलित और सवर्ण समाज का संघर्ष है वो इस आधुनिकता के साथ ज्यादा तीव्र हुआ है, और इस आधुनिकता से पहले संभवतः उस तरह का तीव्र संघर्ष नहीं हुआ, या कम से कम ये सभी समुदाय अपने अपने रोल्स को लेकर अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर आश्वस्त थे, और इतने आश्वस्त थे कि उनके बीच में कोई निकला तनाव पैदा नहीं होता। क्या ऐसा है? मैं उस संरचना के साथ ज्यादा बिजली भी नहीं याद हूँ, सिर्फ इस वजह से वो पीछे क्यों लगता है, उसे आप आगे रहना चाहिए और उसके लिए कोई शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हरियाणा की स्थानीय भाषा है, जो उसका वक्र है, जो उसका मजाक का जो एक तरीका है करने का, वो टेकचंद की भाषा में बहुत अच्छे से आता है, और जो इस भाषा को समझता है वो उसकी कहानी में और उपन्यास में डूब सकता है। और जैसे कि हम दिल्ली के जरूर है, लेकिन हमारे पास दिल्ली देहात के जो आसपास के गांव हैं, नरेला और ये सब, तो उसकी भाषा को जानते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि दलित साहित्यकारों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैं एक उर्मिला भगवान की राइटिंग्स है जो आपको बहुत प्रभावित कर सकते हैं, और उसमें जो स्थानीयता है, जो उन्होंने अपने जीवन के छोटे छोटे जो चित्रण जिस तरीके से किया है, अब उनकी आत्मकथा आयदान, एक अपने पिता का नाम लेंगे जीवन हमारा, अगर वो पढ़े तो वो भी वैसे ही है कौशल्या वैसंत्री की, और वो प्रकाश बालमन की। ये आत्मकथा पढ़ते हुए जब वो पढ़ते हुए आप एक स्तर पे पहुंचते हैं, एक भाषा के विचार के स्तर पे पहुंचते हैं। तो प्रेम जो टेकचंद है वो आपको उनकी कहानी पढ़े या उपन्यास पढ़े, तो उपन्यास जो दाई है हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ते हुए लगता है कि एक कंप्लीट चैप्टर है, संपूर्ण है, मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ छूटा है। और जो जैसे जो कहानी की जो शुरुआत, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज के ऐसे वर्ग की महिला को छांटना जिसकी मेहनत को सिरे से नकार दिया हुआ है। देखिए, सफाई कर्मी महिलाओं पे हमने बहुत बात की, और तरह की महिलाओं पे, जब बहुत सारी महिलाओं पे, लेकिन दाई एक ऐसे समाज की रीढ़ रही जिसने पता नहीं कितनी पीढ़ी बच्चों को जड़ा, और वो दलित औरतें हुआ है। उन औरतों के सिर्फ मुझे लगता है जो दलित साहित्य में, एक तो मेविका कामरे ने लिखा है, अगर आप उनकी पढ़े जीवन हमारा में, हालांकि जो उन्होंने दाई का चित्रण किया उसको पढ़ते तो थोड़ा डर लग जाता है, और उसमें उन्होंने दाई का जो बताया कि कैसे जो टेकचंद की दाई में और उनकी दाई में बड़ा फर्क है। जो मेविका कामरे जिन दाइयों का जिक्र करती है
उसमें वो बताती है कि कैसे जो अपनी वो अनट्रेंड थी, उनके लंबे नाखून होंगे, उसमें गंद भरा होगा, उसके बच्चा पैदा कराते लगाने को सेप्टिक हो जाता था, बच्चे मर जाते थे। लेकिन यहाँ पे टीचर जिस टाइप का एक्सपर्ट टाइप का चित्रण कर रहे हैं, उसके साथ में दिक्कत बिल्कुल नहीं है। वो बहुत एक्सपर्ट है और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड। तो फायदा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले पढ़ने में दूसरे पढ़ने में मुझे बहुत अंतर है। अब मैंने क्रिटिकल तरीके से दूसरे तरीके से पढ़ा तो वो पढ़ा और उसमें मुझे बहुत रिपीट होगा भी, लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा नहीं है कि ऐसी महिला छोटी नहीं है, ऐसा नहीं होती है। हमने खुद देखा है, हमारे पड़ोस में एक बालू का हमारे बड़ा और वो गाने लगाते थे, उनको अम्मा कहते थे, उनके बेटों को चाचा, किसी को बाबू कहता थी, हमको संस्कार दे दिए गए, वो हमको पंडित जी कहते थे। छोटा होते हुए गांव में निकल गया हूँ तो 50 लोग पंडित जी पालन करेंगे, लेकिन हम उसको चाचा, ताऊ, अम्मा, चाची, बुआ, मेरे साथ उनका एक संबंध और था। उनमें से 2-3 भाई दुर्गापुर में नौकरी करते और मैं उनसे छोटा था, उनके पतियों से काफी छोटा था, तो इसलिए वो मेरे से चिट्ठी लिखा सकती थी और उसे तो मेरे पास आकर के कोई चिट्ठी लिखाती थी, तो मैं उनका इस मामले में बहुत प्रिय था। तो भाई ये आ गए हैं तो इसी चिट्ठी लिखा, और जब चिट्ठी आती थी वो मुझसे ही पढ़वाती थी। वो कंफर्ट होता है ना भाई, वही पति की चिट्ठी है, किससे इसमें एक कंपनी जरूर होती थी, लिखने वाले की पढ़ने वाले को राम राम वंदना जी, देखो वहां भी कोई और लिखता जी। जो उपन्यास है, लंबी कहानी है, जो थोड़ा और वैसा हो जाता तो एक बढ़िया बन करता था। इसमें रेशम बचपन से पिताजी के बाद में अपने भाई बहनों को भी पालती है, भाइयों को भी पालती है, सबका वो खर्च गया। जब विवाह हो जाता है तो अपना घर गृहस्थी जहाँ भी संभालती है, पति का भी ध्यान रखती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे भी हो जाते हैं। दूसरी बच्ची जो होती है, दूसरी बच्ची जो है वो जंगल में जाइए लकड़ी या गाय भैंस चराने गई और वही बच्चे वो कौन बोला वो नहीं कहेगा और साहब उसका पीली और अकेली कोई जा रहा है, जा रही है, उसे कैसे ना गाँव मेरा बच्ची हो गई है और मैंने डैंडी से पेड़ों को जो लंबा किस तरीके का हत्या होता है, रणनीति के साथ डेंगी हमारे यहाँ डेंगी कहते हैं, मैं मध्य प्रदेश में, और उसे वो काटते हैं, उसके नहा उसके बावजूद जो है किसी प्रकार का इंजेक्शन देना होना चाहिए। तो इतना मुझे मालूम है, हमारा काम बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन प्रसूति से पहले एक जो है ब्लेड ला के रखा जाता और बाकायदा उस ब्लेड से ही दाल काटा जाता था। और ये कह रहे हैं मुझे दाल का पता नहीं है, उसने कहा मैं छोटा था लेकिन मुझे जिज्ञासा होती थी तो बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या होता है, और ये सब मैं देखता था। देखिए देखते रहे और मैंने अपने आंगन में मिट्टी का हमारा गड्ढा मिट्टी का था, दीवार के किनारे गड्ढा खोद के उसमें नाल और उसके साथ में जो कुछ भी रक्त वगैरह सब कुछ होता है वो सबको डाल के उसको ये होता है नाल। और ये गांव में बड़ी कहावत है कि दुनिया किसी यहाँ को पड़ा हुआ है। तो आदमी जो अपनी जन्म भूमि को जो नहीं छोड़ता, आदमी गांव से जब दिल्ली आता है आदमी बड़ी मुश्किल से, यहाँ अगर 200 रुपए कमा रहा है तो वहां 50 रुपए का भी काम मिल जाएगा तो नहीं छोड़ेगा। ये असली है। जब वो कई दिन तक भूखा रहता है, कुछ नहीं हो रहा है, तब आता है यहाँ पर, यहाँ ठेला लगाता है, पानी बनाता है, पानी पिलाता है, रोटी बनाता है और 4-3 डेली में
मैं भी 70 के काम की तलाश में आया और उस समय 40 लाख की आबादी थी, आज 2 करोड़ हो गई। कैसे हो गई? यहाँ पैदा से नहीं हुए, इतने पैदा नहीं हो यहाँ। अब आज भी बस अड्डे पर खड़े हो जाएंगे, मेरी पानी खड़े हो जाएंगे, अपना को काम ढूंढने लगेगा। और ये क्या मान लीजिए तो ये गाँव की जो संरचना है कि जो उसका एकदम पूरा का चरित्र है, इतनी मजबूत पहला आप सोचिए कि वो बच्चों का लालन इसमें एक नरेंद्र मोहम्मद पहुंचता है तो सुबह तो पानी इतने से शुरू हो गई, पता लगाए कि वो बीमार है, और जब रात में पहुंचता है कि वो मरना संभव का नहीं दिखा में ये विदेश में कोई भी गांव का, घर का, मोहल्ले का, इवन नरेटर कोई भी आप बेटे को अपना नहीं लेकिन हमारे सेक्शन पुलिस में इंफॉर्म करना चाहिए था, उसका कड़ी लगवानी चाहिए थी। ये तो कन्या नहीं आया है, ये मुझे पड़ा हमारी ताई भी जब वो रेशम हुआ जिसमें ये सारा काम करा जाए, ये कह रहा पूरा काम करा जाए, उसी रेशम हुआ वो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे गांव के लोग चादर ला रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, ला रहे हैं, चले आ रहे हैं पूरे गांव के, जब ऐसा होता है। अलग क्या है, आज भी गांव में वाल्मीकि और दूसरे दलितों में रोटी बेटी का संबंध नहीं। जब रोटी बेटी का संबंध नहीं है तो वो नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ जब वो जमादार आती थी, अम्मा कहते थे उसको, झाड़ू करती थी, गाड़ी साफ करती थी, और हम जानबूझ के उसको छू लेते थे। और हमारे यहाँ भी बड़ी बुआ का मतलब हमारे पिताजी की बुआ, हम उसको बड़ी बुआ कहते थे। वो बुआ घर में रहती थी, तो उनका ही सब रामराज काटते थे। वो हमें डांटती थी और पानी में छींटा मार के पानी के छींटा, और जानबूझ के हम जो है वो अम्मा को छू लेते थे। छूने से क्या हो, जैसी बड़ी बुआ है ऐसी भी अम्मा है, तो क्या नहीं ये हो, मैं अपना देखो, मैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपने गाँव में लंबे अरसे तक रहा हूँ और ये हमारे गाँव में होता है अच्छी तरह। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो प्रशंसा हो रही है, उसको 500 रुपए तक, 501 तक दे देते हैं, 101 तक दे देते हैं, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, कोई 40 देता है। पंडित जी से वो अपना बेटी बेटा कोई आके लिए तो बहुत सम्मान करता है। बड़ी गांठ नगरी की गांठ पड़ी है और लगा हुआ है, कुल्हाड़ी मारते मारते भूखा प्यासा उसको पानी तक नहीं दिया है, इतना वो और वो मर जाता है। और यहाँ दुआ के लिए जब वो काम इन्होंने बताया है कि आदमी गाँव में घुसता है, गाँव साफ हो गए, नालियां बन गई, लेकिन जो रेशम हुआ का मोहल्ला है वो गंदी के गंदी है, मैं नहीं कह प्रयास है। और वहाँ अचानक इतना हृदय परिवर्तन हो गया, ये ऐसा लगा जैसे चलकर इंतजार कर रहा था, तो वेट कर रहा था, और उसके साल सवा साल नौकरी नौकरी होती, इंतजार कर रहा था। और पहुंचने के बाद खुद हैरान था कि ये बातें इन्होंने कभी हमें नहीं बताया, और वो अंत तक मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझते हैं, दोस्त मेरा डॉक्टर करता है, वो कहते लेकिन तुम्हें भी जवाब देते थे डॉक्टर कुछ कर, तो फिर जितना उपयोग करते हैं क्रीम वगैरह थोड़ा उसमें ही कोशिश की, थोड़ी पीजी थेरेपी कर लेता हूँ, आराम हुआ। तो बाद में कहा कि वो जो बात अच्छा था जो भी लाया था लिखता रहा, बातचीत करते रहे आपस में और मिलते ही रहे बीच बीच में, अंत में आके फंस गए। अंत में क्या करें, जिंदा है मालूम, क्योंकि कई
जिससे ये इकोनॉमिक्स में जो होती है, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ इकट्ठा करते हैं ना, उनसे दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। हम तो इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई यहाँ ये जनगणना करते हैं कि दलितों को कितने पढ़े लिखे, लेकिन इससे उद्देश्य ये भी पूरा होता है कि अब तक संवैधानिक प्रावधानों के तहत क्या कुछ हो पाया है, सरकार ने क्या गलत किया है। तो जो डाटा अब तक उपलब्ध है उसके आधार पर क्या करें, अंत कैसा होगा, तो अंत ऐसा होगा सोचा। और संयोग कहिए, दुर्योग कहिए, अंत हुआ भी वैसे ही 1 साल बाद। उपन्यास पहले छपे, छपने के 1 साल बाद हुई, और लगभग ऐसे ही ये बात सुनने में, जैसे मेरे तो इसमें कह रहे हैं गाँव वालों से सुनो, तो वही बातें बाद में सुनने को मिली इस तरह से अब तक की लड़के दवा दबा दिए। तो अब हालांकि इस लड़के की हालत खराब हो, जिसने गला दबा तो मतलब कैरेक्टर जो पढ़ा उसके कारण लिखा है। और बाकी भाषा वो दिल्ली देहात और हरियाणा मिलती जुलती भाषा है, मुहावरे मिलते जुलते हैं। और मेरे पास यही टेक्निक बची थी, फ्लैशबैक टेक्निक, इस कैरेक्टर को उड़ाने के लिए। शुरू में ने कहा हम सुनते रहते थे, क्योंकि सब लोग सब बोल चुके होते हैं, जैसे पंडित जी ने कहा कि जितना कुछ लिखकर लाए थे सब आप लोग भूल गए। प्रत्यक्ष के सामने पूरी स्थिति होती है। बहरहाल टेकचंद जी से अक्सर हमारी बातचीत होती है, और जो युवा कहानीकार हैं उन युवा कहानीकारों में टेकचंद एक भी है। मैं अक्सर टेकचंद को, हालांकि मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि उपदेश दे देनी, बहुत ज्यादा सलाह भी दे देनी, पर मैं फिर भी मास्टर को कुछ आदत पड़ जाती होगी शायद, या बुजुर्ग होने के नाते आदत पड़ जाती होगी शायद, फिर उपदेश देता है और कहता हूँ कि भाई जो अच्छे मास्टर हैं हिंदी में या कहानी में इसमें कहानी लिखी गई उनके मास्टर्स कारण ये जो बात संजीव ने लिखी है, क्योंकि अच्छी से अच्छी कहानी का अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं है तो कहानी फिर ऐसी तब जाती है कि तो कोई शक नहीं कि रेशम का चरित्र कितना प्रभावशाली ढंग से उन्होंने घेरा है। इससे बार बार संजीव ने कहा कि गढ़ा नहीं है, आया है। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है और ये सही है कि जैसे कि ये जो अनुभव है, इन अनुभवों को निरंतर, क्योंकि रचनाकार गॉड्स की, चरित्रों की, घटनाओं की तलाश करता है, चाहे अनचाहे, तो उसका स्वभाव होता है। ऐसी टेकचंद है, उनका स्वभाव है। उनको मित्र मिल गए और मित्र ने रेशम बुआ के बारे में बता दिया। अब डिटेलिंग के बारे में पंडित जी कहे कि 501 रुपया कौन देता है और कौन उसको सलाम करता है। दुनिया इतनी विविध है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही विभिन्न तरह तरह की प्रथाएं हैं। आपसे कोबिया के नाम से दीजिए, आपसे और किसी नाम से दीजिए, मौजूद है। हालांकि अब वो सब मर रही, क्रमशः मर रही है, क्योंकि टेलीविजन का आक्रमण हो गया। अब वो स्वांग की प्रथाएं भी खत्म हो रही, परंतु जो चीज नहीं बदल रही है वो है मानसिकता। मानसिकता वही की वही है जो पहले थी। पुरुषों की भी मानसिकता वही है, स्त्रियों की भी मानसिकता वही है। मानसिकता में बहुत कम बदलाव है। राम रहीम क्या और राम रहीम वही पुरुष मानसिकता है, वही राजनीतिज्ञों की मानसिकता है। क्या हो गया? देखो होता रहता है, कह नहीं रहे क्योंकि वो स्त्रीवादी लोग पीछे पड़ जाएंगे, परंतु मनी वही है। क्या हो जाए? साक्षी महाराज वही कह रहे हैं कि न्याय को सोचना चाहिए
गलती जैसे राम रहीम की नहीं हुए, उसकी गलती लड़की। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो मानसिकता जो है, उस मानसिकता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं और उस मानसिकता का चित्रण करने की उन्होंने कोशिश की। मैं जानता था कि ये सवाल भी उठेगा कि ये कहानी है कि उपन्यास है, और इधर ये चरण भी आया और कहानीकार को पहले लालच भी हो जाता है, ये लड़की सब गया। और इन्होंने तो कहा कि मुझे लगा कि 100 पेज रुपए हो सकता है उपन्यासी हो जाए, परंतु ठीक कहा कि बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए क्लास में बच्चों को बताया करते हैं कि उपन्यास क्या है, आधुनिक जीवन का महाकाव्य है। तो महाकाव्य है क्या मतलब है महाकाव्य है, और उपन्यास से क्या लेते हैं? महाकाव्य में जैसा समग्र जीवन में उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा, तरह तरह की चीजें हुआ करती थी, वही उपन्यास में आजकल आ गई, क्योंकि कविता में इतनी अब संभावना नहीं है जो उपन्यास में संभावना। एक चरित्र का उन्होंने कोशिश की है तो उसने प्रभावशाली ढंग से उसके सभी आयामों को समेटने की कोशिश करें, और वो चरित्र अपने आप में प्रभावशाली बन भी गया। परंतु चरित्र वो प्रभावशाली बना, अभी उसके जो और आसंग हैं, उन आसंगों को और ढंग से, शिल्प से, नए शिल्प, क्योंकि वो शिल्प जो है, जब तक नई संरचना, नया शिल्प आप पकड़ कर नहीं लाएंगे तो प्रभावशाली चीज करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे इनके रचना में लगता है वो इनकी भाषा। लगभग हमारी जो खड़ी बोली है और हरियाणवी है वो आसपास की है, वो सब जो बातें खड़ी बोली में मौजूद है वही लगभग हरियाणवी में मौजूद, और वही सब चीजें मानसिकता की भी जो हमारे प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास, वही लगभग मानसिकता हरियाणा की मानसिकता। तो उस मानसिकता को और उस भाषा के अंदर मैं उसके विवरण लिख कर लाया था। जैसे संजीव कह रहे थे कुछ बातें तो जो इन्होंने बोली हैं वो हमने सुनी, परंतु उसका विवरण हमने ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे प्रश्न उठे हैं कि आधुनिकता के आने से आदमी कुछ सचेत हुआ है कि बहुत पीछे चला गया। मुझे याद है कि बैठक में गाँव में जानते कि बड़े घर में बैठक जरूर होती, और बैठक में बुजुर्ग बैठे रहती, बहुत सारी चारपाइयां पड़ी रहती, तो आते बालागन करते हैं, हालचाल पूछते हैं, बैठते हैं, 2 मिनट हो जाती। आसपास दूसरी जातियों के और दूसरे धर्मों के लोगों की हमारे लजीज चर्चा मुझे याद है। उनके घर से आना जाना चीजों का था, परंतु पक्का नहीं, कच्चा। शायद आप उनसे कुछ लोग कच्चा जानते हो, नौजवान सब्जी वगैरह, जैसे हरी सब्जी हुआ, बना बनाया नहीं, कच्ची चीजें आती है, कच्ची चीज ना सामान, रॉ मटेरियल्स से आप कह सकते हैं, सीधा परंतु वो चीज थी। अब वो चीजें मुझे नहीं मालूम कि परिवारों में से खत्म हो जाए, व्यक्तिगत तौर पर शायद, या दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, नीची जाति के लोगों को भी हमें नहीं मालूम था कि ये तो मालूम था कि ये नीचे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, इतना तक तो मालूम, पर ये कौन, उसमें भी कौन सी जाति है,
ये अब इधर जैसे जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चलना शुरू हुआ। तो ये जो बदलाव है ये बदलाव बहुत तेजी से हुए हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं जिनकी ओर इशारा थोड़ा एग्जाम करते हैं क्या इस तंत्र और जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे उपन्यास की जांच की भाषा में अगर ये भाषा बिल्कुल सीधी खड़ी बोली बना दी जाए तो इसका आधा प्रभाव पड़ नहीं जाएगा। और जहां तक जो सवाल आए गए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आउट करने वाले सवाल और आप सवाल को और उनके जवाब अपनी मतलब आज की समझ से आज की समय और आज की मानसिकता से उनके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और रचनाकार जिस समय को डिपिक्ट कर रहा है चित्रित कर रहा है और जिन लोगों को चित्रित कर रहा है उसके हिसाब से उसे सवालों के जवाब देते हैं। जैसे पटेल ने कहा कि उसे मार पढ़ा गिरा देते वो आपकी बुद्धि तो कह रही है पर आपका यहाँ नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे काम है जिसमें बहुत क्रांति कर जाती है। तो टेक्चंद ने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे लगता है कि अपनी जो कहानियां उन्होंने लिखी से आगे बढ़ने की कोशिश और ये जो आगे बढ़ना है यही महत्वपूर्ण है। तो उपन्यास है कि कहानी है कि क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक कदम और आगे बढ़े और आपने जितने सुझाव दिए वो सब महत्वपूर्ण वैलिड है। मुझे विश्वास है कि वो इन पर आगे विचार करेंगे और महत्वपूर्ण